नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 23. So if you go to section 2H, you will see the definition of contract. सेक्शन 2H में मिलेगी आपको व्हाट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखो, दिस इज व्हाट, यू रीड इट विद मी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। An agreement which is enforceable by law is said to be the contract। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां से इसे समझाया तो आपको मैं, मींस देखिए दो टर्म है यहां पर, एक एग्रीमेंट है और दूसरी है कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम टर्म नहीं है, एग्रीमेंट टर्म अलग हुई और कॉन्ट्रैक्ट टर्म अलग हुई। कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स कर सकते हो, जिसको हम लॉ के द्वारा उसको मनवा सकते हो। आप जाते हैं कोर्ट में, मान लीजिए मैंने और आपने एक एग्रीमेंट किया और मैं अपनी एग्रीमेंट से पीछे हट रहा हूं, बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में अगर आपकी मदद हो सकती है, अगर कोर्ट कहेगी यस योर एग्रीमेंट इज राइट, वी कैन एनफोर्स इट, हम इसको लागू करवा सकते हैं, उसको कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है विच कैन बी एनफोर्स बाय लॉ, जिसको विधि के द्वारा हम एनफोर्स कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये तो हुई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। अब दो एलिमेंट आ गए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अभी एनफोर्स होगा कब? वो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिसको एनफोर्स किया जा सकता है, उसके लिए हम जाते हैं सेक्शन 10। तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा सेक्शन 2H, फिर हम गए सेक्शन 10 पर। अब सेक्शन 10 पढ़िए। अब हम सेक्शन 10 पढ़ते हैं, तो उसके मैं पूरा सेक्शन 10 नहीं पढ़ूंगा, केवल रेलिवेंट पार्ट पढ़ूंगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द lawful consideration with a lawful object। तो one of the condition is what? एक कंडीशन ये है एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन एंड इट मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक, इट मस्ट बी विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आपको आया या नहीं आया कि जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एनफोर्सेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे मान लेते हैं जी मैडम कुमुद जैन है, ठीक है, कुमुद जैन के विवाह की बात चल रही है, राइट। अब लड़का ढूंढा जाना है, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी कि लड़का अच्छा होना चाहिए, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लड़का अच्छे का मतलब क्या हुआ? लड़का कमाने वाला हो, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो। तो ये तो एग्रीमेंट अच्छे लड़के की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आ गई, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब रिक्वायरमेंट क्या है? हम अच्छे लड़के के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट ढूंढेंगे? नंबर 1 2 हमारी जाति का हो या नहीं हो, इंडिया का हो, हाइट ऐसी हो, रंग ऐसा हो, ब्ला ब्ला। तो वो हो गई रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एक रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी जो कंसिडरेशन है वो कैसी होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। तो हमारा फोकस आज के लेक्चर पे केवल इसी बात पर है। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज व्हाट? लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आपको आई नहीं आई? एवरीवन नाउ अब लॉफुल कंसिडरेशन चिड़िया पर आ गई। अब कौन सी चिड़िया पकड़नी है आपने? लॉफुल कंसिडरेशन की। पहले हमारे साहब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनफोर्सेबल होना चाहिए, ओके। अच्छा एनफोर्सेबल कैसे चलेगा पता? अरे सेक्शन 10 में जाओ आप,
अब सेक्शन 10 में चले गए, उसमें पता चला कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है साहब, लॉफुल कंसिडरेशन तो देख लेते हैं। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन कौन सी चिड़िया का नाम है, इसके लिए हमें जाना पड़ता है सेक्शन 23। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक सेक्शन 23। ये है 23 की हेडिंग, सेक्शन 23। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 23। अब देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 23 की हेडिंग क्या है, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल। कौन कौन से कंसिडरेशन एंड लॉ ऑब्जेक्ट जो हैं वो लॉफुल माने जाएंगे ताकि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब जब हम सेक्शन 10 की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अब उसमें एक लास्ट का टॉपिक ये है जिसको आपने पढ़ना है, यस दिस इज लास्ट की लाइन पढ़िए बस, इससे पहले की सारी लाइन हम पढ़ चुके हैं। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल यानी कि अनैतिक और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मीन्स लोक नीति के विरुद्ध, कि अगर एग्रीमेंट का जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका उद्देश्य या उसकी कंसिडरेशन अनैतिक है, इमोरल है, तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल है, अनलॉफुल हो गया। तो इट मीन्स व्हाट, इसका उल्टा कर लीजिए, यानी कि कोई एग्रीमेंट इमोरल पर्पजेस के लिए नहीं बना होना चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट की कंसिडरेशन इमोरल नहीं होनी चाहिए। तो अब जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर है कि हम कब कहेंगे कि ये जो कंसिडरेशन है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इमोरल है या नहीं है, कोर्ट जो है उसको कब मोरल मानेगी, कब इमोरल मानेगी, और यही आज का टॉपिक है। तो यहाँ से कनेक्ट करके मुझे आई बिलीव कि अब आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये है हमारा टॉपिक जिस पर हमें बिल्डअप करना है, जो आज का लेक्चर है। कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, दो फ्रेजेस हैं, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अब आ जाइए अगली बात पर। अब इमोरल, व्हाट इज इमोरल। अब ऐसे समझिए, देखिए है ना, जानवी मैडम अपने घर पे गई, लेट हो गई किसी दिन आने में घर पर। इनके पिताजी ने बहुत डांटा, ये बहुत गलत बात है, ये कोई तरीका नहीं है। पापा जी क्या हो गया, इट्स वेरी कॉमन, चेंज योर माइंड, जनरेशन गैप। मेरी फ्रेंड देखो इतने टाइम आती है, उतने टाइम आती है। चलिए साहब, ट्राई टू थिंक। दूसरे घर की कहानी, कुमुद जैन मॉडर्न कैपड़े पहन के बाहर निकल रही हैं, यानी कि वो सलवार कुर्ता पहन के नहीं निकल रही हैं, थोड़े शॉर्ट कपड़े पहन के निकल रही हैं। मम्मी ने टोका, कैसे कपड़े पहन के जा रही है तू, तो क्या हो गया मम्मा, फैशन है आज की डेट का। आप समझ रहे हो, जनरेशन, एक जनरेशन उसको सही मान रही है, दूसरी जनरेशन उसको गलत मान रही है। फिर ये जनरेशन का बता रहा हूं, एक फैमिली का बता रहा हूं आपको मैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती। एक आदमी कहेगा भाई 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 झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। दूसरा कहेगा थोड़ा थोड़ा झूठ चलता है, ऐसा नहीं है, जो झूठ किसी के भले के लिए बोला जाए वो सही है। आप समझ रहे हैं, हिंदूज के लिए कुछ और सही हो सकता है, मुसलमान के लिए कुछ अलग हो सकता है, इंटर रिलीजियस कुछ डिफरेंट बिलीव्स हो सकते हैं। कुछ बातें इंडियंस के लिए बुरी हो सकती हैं लेकिन अमेरिका में बहुत कॉमन हो सकती हैं। हमारे यहाँ डिवोर्स लेना बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ पर ये चुटकियों का काम है। ठीक है, तो यू मीन टू से कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोरालिटी और इमोरालिटी में हम तोलते हैं, उनका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी इमोरल, हम किन कंसिडरेशन को और किन ऑब्जेक्ट्स को इमोरल कह सकते हैं, उस पर है ये। तो इफ यू सी द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। व्हाट इज इमोरल हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और प्रीलिम्स में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वेयर इट इज सो डिफाइंड। इमोरलिटी डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से पढ़ना, इमोरलिटी डिपेंड्स अपॉन नॉर्म्स
और स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज समझिए, एंड एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट्स। एक जहां जहां गोले लगाए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये लाइन नहीं समझी तो पूरा चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे। ये इमोरलिटी डिपेंड्स अपॉन द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझिए, 2022 के जो मॉरल्स हो सकते हैं, जो मॉरल्स हैं, जो मोरालिटी की बात करते हैं हम, दैट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स रूल्स, स्टैंडर्ड्स, मानक, मान्यताएं, हमारे बिलीफ। लेकिन हमारे जो बिलीफ है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर आपकी माता जी के टाइम पे पहुंच जाएं और उससे एक और पीढ़ी पे पहुंच जाए, दादी के टाइम पर, दादाजी के टाइम पर, तो आप देखो एक टाइम ऐसा रहा होगा कि आपकी मम्मी या हम सबके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पल्लू करते होंगे, है ना। लड़कियों का पढ़ना भी, उनके लिए घर से बाहर निकलना भी वहां उस समय के समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता होगा, नहीं लड़की को घर से बाहर नहीं भेजना। तो वो उस समय के समाज की मोरालिटी थी। वही समाज है, सेम सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो सोसाइटी में आज की डेट में क्या मोरल ग्राउंड्स हैं, आज की डेट पे देखेंगे। देखिए पढ़ी, देखिए क्या है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समय के किसी बिंदु पर, आज की डेट में, ये 10 साल पहले समाज ने जिन बातों को मोरल माना था, वही उसी पर डिपेंड करता है कि आज की डेट में समाज क्या मानता है। व्हाट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी टुडे। आज लड़की 24 आवर्स बाहर रह सकती है, काम करने के लिए, वर्किंग के लिए शहर से बाहर जा सकती है, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है। तो आज उस चीज को इमोरल नहीं मानेंगे। अगर वही चीजों को गांव में चले जाए, गांव का जो समाज है, वही ड्रेस ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगी, कहेंगे बड़ी गलत लड़की है, तो देखो उसका पहनावा। तो जो मोरालिटी का जो जो सब्जेक्ट है, मोरालिटी का जो जो पैरामीटर्स हैं, वो चेंज करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी एंड टाइम टू टाइम। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। तो मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी ने किन उसको एक्सेप्टेंस कर रखी है। जैसे लिविंग इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं। ये आज के जमाने की सच्चाई है, इसको आप इमोरल नहीं मान रहे हैं, लेकिन 15 साल पहले ये भी इमोरल था। तो जो कल इमोरल था वो आज इमोरल नहीं है। तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसको एक्सेप्टेंस आज मिली इसमें। गॉट इट। मोरालिटी का, इमोरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने क्या क्या बताया, इट विल चेंज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। एक सोसाइटी में और दूसरी सोसाइटी के नॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। विद इन द सेम सोसाइटी इट विल चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम। टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो सोसाइटी ने किस पॉइंट पर किस बात को इमोरल माना और कौन कौन से पॉइंट्स को फिर कोर्ट ने अप्रूवल दिया, कोर्ट ने भी उसको इमोरल माना, इस पर डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट्स। तो सोसाइटी एंड द कोर्ट्स, इन दोनों को अप्रूवल से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरलिटी। तो इमोरलिटी विल बी डिटरमिन्ड बाय द व्हाट, immorality will be determined by the norms of the society at a particular time and which are accepted by the court। कोर्ट ने किन किन पॉइंट्स को immoral माना है और इन्हीं को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे थ्रू इलस्ट्रेशंस जो आपके बेरेट में दिए गए हैं और थ्रू डिफरेंट केस लॉज। कौन कौन से केस लॉज में किन किन पॉइंट को इमोरल माना गया है, अनैतिक माना गया है। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए। जनरली क्या है, generally concept of morality has been given the restricted meaning confined only to the sexual immorality। अब जितने भी आप केस लॉज देखेंगे, है ना, जो जनरल मीनिंग है, जो जनरल आप केस लॉज देखेंगे कि किसको, अरे बहुत गलत काम है, इमोरल, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सेक्सुअल इमोरलिटी। तो ये मेन फील्ड है, मेन फीचर है इसका
कि कहाँ कहाँ पर किन किन पॉइंट पर सेक्सुअल रिलेशंस को इमोरल माना गया है। लेकिन अगर आप इसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, प्लीज गो टू द इलस्ट्रेशन जे, देखिए जे और के, इलस्ट्रेशन जे और के को देखोगे आप तो इसको समझ में आ जाएगी आपकी बात। ये पहले के पढ़ते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन के। ए एग्रीज टू बी, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एग्रीज टू बी व्हाट? टू लेट हर डॉटर टू हायर फॉर concubinage purposes. The agreement is void because it is immoral. ए और बी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि उसकी बेटी को बी ले जा सकता है, हायर कर सकता है वेश्यावृत्ति के लिए, कॉन्क्यूबिनेज के लिए। अब आप देखो यहाँ पर एक पिता दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि मेरी बेटी को अब ले जाइए और इस तरीके के इलिसिट ट्रेड में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इमोरल एंड देयरफॉर एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन के है, इलस्ट्रेशन के इज डिपेंडेंट अपॉन द सेक्सुअल काइंड ऑफ इमोरलिटी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो इलस्ट्रेशन के है सेक्शन 23 का, यहाँ पर जो ये जो एग्रीमेंट किया गया है, और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो ये इलस्ट्रेशन दे देंगे आपको जुडिशरी एग्जाम में, और यहीं से पूछेंगे बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, ये इमोरल हुआ, वॉइड हुआ, क्या नहीं हुआ, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर एक पिता ने दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो उसकी पुत्री को ले जा सकता है फॉर कॉन्क्यूबिनेज पर्पजेज, वेश्यावृत्ति संबंधित पर्पजेज के उद्देश्यों को लेके जाया जा सकता है। तो दिस इज इमोरल। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इलस्ट्रेशन जे को देखेंगे आप, ये ए और ए कौन है, ये पढ़िए इसको देखिए। ए हु इज बीज मुख्तार, एक तरीके से एजेंट मान लीजिए, promises to exercise his influence as such with B in favor of C. A ने C से एग्रीमेंट किया कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ B, एंड C promises to pay ₹1000। देखिए, तो यहां पर A और C के बीच में एग्रीमेंट है। वो क्या कह रहा है कि जो A कह रहा है कि B, मैं B का मुख्तार हूं, मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करूंगा आपको फेवर दिलवाने के लिए। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि यहां पर यह भी इमोरल है, लेकिन ये सेक्सुअल इमोरलिटी से रिलेटेड नहीं है। और यहीं से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या इमोरलिटी ओनली कन्फाइंड टू सेक्सुअल इमोरलिटी है या नहीं? आंसर इज नो। देयर मे बी द केसेस ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी and there may be the other cases of immorality which are not related to the sexual immorality. प्लीज तो ध्यान रखना, ये जो लाइन में बता रहा हूं आपको, सेक्सुअल मोरलिटी के भी हो सकते हैं, और ये लाइन पढ़ लीजिए, देखिए इलस्ट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है। इट अपियर्स दैट इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द एक्ट was not necessarily to confine the scope of immorality to sexual immorality. केवल सेक्सुअल इमोरलिटी की बात नहीं है, इमोरलिटी मे बी ऑफ एनी काइंड। इन इलस्ट्रेशन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहां पर जो इमोरलिटी की बात है, दैट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द सेक्सुअल इमोरलिटी। इमोरलिटी मे बी ऑफ एनी काइंड। सेक्सुअल इमोरलिटी मे बी ए डोमिनेंट आइडिया, मेन आइडिया, बट इट इज नॉट कन्फाइंड टू। और इस लाइन को मैंने नोट्स में दिया हुआ है, और यहां पे लिख लेना पी फॉर प्रीलिम्स। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमोरलिटी क्या केवल सेक्सुअल इमोरलिटी की बात है या किसी और काइंड की बात भी है। प्लीज लेट मी नो, कोई बात समझ में आई नहीं आई? कम ऑन, हरी अप, जल्दी से, कम ऑन। देखिए इसमें ये जो टर्म है, इसको और अच्छे तरह समझने के लिए एक ये जो टर्म है, ए हु इज बीज मुख्तार, मुख्तार को ना, मुख्तार के मीनिंग कई अलग अलग हैं। यह शब्द है आपका उर्दू का, मुख्तार जो है ये, और इसका एक मीनिंग है लॉयर इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th एंड 20th अर्ली 20th सेंचुरी। एक जो मीनिंग है मुख्तार का, वो एडवोकेट भी है, लॉयर भी है। तो इसको अगर हम वैसे पढ़ेंगे, ए हु इज बीज एडवोकेट, तो वकील साहब ने कहा दूसरे व्यक्ति से चिंता मत कर,
मैं संभाल लूंगा, मेरा क्लाइंट है, मैं तेरे फेवर कराऊंगा उससे कुछ, आई विल यूज माई इन्फ्लुएंस इन योर फेवर। तो अगर एक एडवोकेट किसी व्यक्ति से अगर ये एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं अपने क्लाइंट पर अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करूंगा तुम्हारे फेवर में, तो यहां पर सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं है, लेकिन वैसे ये इमोरल है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाए, मान लीजिए डॉक्टर के पास जाए, हिमांशी मैडम गई है, हिमांशी मैडम डॉक्टर की पेशेंट है ये। अब डॉक्टर किसी थर्ड पार्टी से बात करता है कि देखो मेरी क्लाइंट है, मेरी पेशेंट है, और मैं ऐसी बहुत सी बातें जानता हूँ जो केवल मैं ही जानता हूँ, तो मैं आपके लिए एक फेवरेबल डील करा सकता हूँ अपने एक डॉक्टर के रूप में उस पर प्रभाव को जता करके। तो यहाँ पर सेक्सुअल इमोरलिटी की बात नहीं हुई, लेकिन ये इमोरल जरूर है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट पर अपने इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे व्यक्ति से कोई एग्रीमेंट कर पा रहा है। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी का, हाँ है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डिफरेंट केसेस और कहाँ कहाँ पर इमोरलिटी मानी गई है, और वहां से हर जगह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। ठीक, बढ़ते हैं अगली कहानी पर। इंटरफेरेंस विद मैरिटल रिलेशंस के साथ भी यहां से क्वेश्चन आता है। कैसे कैसे मैं समझाता हूं, देखिए यहां पर इस हेड में आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, एक हस्बैंड वाइफ, उनका वैवाहिक जीवन चल रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति की एंट्री होती है, पति पत्नी और वो। तो ये जो वो है, फिल्म देखी होगी आपने, जो थर्ड पार्टी है, वो जो इन्फ्लुएंस कर रही है, वो जो उनके मैरिटल रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस कर रही है, उससे संबंधित केस लॉज है। केस का नाम है बाई बिजली। क्या नाम है केस का? कौन सी भाई? बिजली बाई। नंसा नेगेक्स। क्या है इसका? द प्लेंटिफ एडवांस लोन टू द डिफेंडेंट ए मैरिड वुमेन टू एनेबल हर टू ऑब्टेन डिवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड देन मैरी टू प्लेंटिफ। क्या है देखिए, एक थे देवू, सौरभ बॉस, ठीक, ये हुए प्लेंटिफ। इन्होंने एक मैरिड वुमेन को लोन दिया। लोन किस लिए दिया? कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। लेडी से कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। लड़की ने कहा देखो चाहती तो मैं भी हूं, तुमसे शादी हो जाए, लेकिन इससे कैसे पीछे छूटेगा, ये जो मेरे सर पे मर दिया गया मेरा पति, इससे कैसे पीछे छुटाऊं? कह रहे डिवोर्स दे दो। देवू, डिवोर्स के लिए पैसे कहां से लाऊं, वकील को खर्चा कहां से दूं? कह रहे हाँ, उसके लिए मैं तुम्हें लोन देता हूं, तुम बाद में लौटा देना, इससे डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो। तो यहां पर जो देवू है, ये क्यों लोन दे रहा है? ताकि वो अपने पति को डिवोर्स दे पाए। एंड दिस इज वॉट द इंटरफेरेंस विद द मैरिड लाइफ ऑफ समवन। आप आग को भड़का रहे हो, गॉट इट? तो ये जो एग्रीमेंट है, लोन का जो रिकवरी है, कि द पर्पस ऑफ गिविंग लोन क्या है, आपने जो लोन दिया वो किस पर्पस से दिया? योर पर्पस वॉज टू गिव लोन सो दैट अदर लेडी मे टेक डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। और उसी के साथ यही नहीं, शी शुड मैरी यू देन मैरी द प्लेंटिफ। पढ़िए एक बार दे देखिए, अब बताइए इमोरल हुआ या नहीं हुआ? ये व्यक्ति, द प्लेंटिफ एडवांस्ड लोन टू द डिफेंडेंट, लोन दिया। हु इज डिफेंडेंट? डिफेंडेंट इज द मैरिड वुमेन। इसको लोन दिया, क्यों दिया? टू इनेबल हर, किसमें? टू ऑब्टेन डिवोर्स सो दैट शी कैन टेक डिवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड देन मैरी द प्लेंटिफ, और फिर मुझसे शादी कर ले। क्या कहा गया? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी इमोरल एंड द प्लेंटिफ वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन सो एडवांस्ड। इस केस में यह कहा गया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वॉज इमोरल। तो प्लेंटिफ ने जब अपने पैसे वापस लेने चाहे कि जो मैंने आपको लोन दिया है प्लीज गिव इट बैक टू मी, नो,
You cannot take back that loan. Why? Because this agreement was having an unlawful objective, immoral objective था, और इसकी वजह से जो आपका एग्रीमेंट है वो कैसा हो गया? दैट इज व्हाट? void agreement. void agreement means which cannot be enforced by the court. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कि कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकती है। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आ गई होगी बात, हाँ है ना। केस का नाम था बाई बिजली, बाई बिजली का केस है ये। सर एक डाउट है, नॉर्म्स पार्ट में कन्फाइंड ओनली टू सेक्सुअल इमोरलिटी, बट इलस्ट्रेशन से समझ आता है इट इज़ नॉट नेसेसरली कन्फाइंड टू सेक्सुअल मोरलिटी। एग्जाम में क्या लिखेंगे सर? इनकी क्वेरी क्या पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं। सर एक डाउट है, ठीक है, नॉर्म्स पार्ट में कन्फाइंड ओनली टू सेक्सुअल इमोरलिटी, गलत समझ गई है। इन्होंने कहा कि नॉर्म्स पार्ट में तो सेक्सुअल इमोरलिटी की बात है, जबकि इलस्ट्रेशन में इमोरलिटी भी है और अदर इमोरलिटी भी है। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे भैया? इमोरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्सुअल इमोरलिटी तक सीमित नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरलिटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द सेक्सुअल इमोरलिटी। व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस, immorality depends upon the norms or standards of morality which are accepted by a society at a particular point of time and approved by the courts. I read it and explained it. यहाँ पर कहीं पर भी सेक्सुअल मोरालिटी की बात नहीं की थी मैंने। आई एक्सप्लेन्ड ओनली इन द जनरल टर्म्स कि नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी पर डिपेंड करता है, नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कि किन किन बातों को हम इमोरल मान के चलेंगे। इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल डिपेंड अपॉन द कोर्ट्स एक्सेप्टेंस, and that can vary from time to time. That may be related to sexual morality and that may not be. Even the education of the girl child, ये morality का क्वेश्चन हो सकता है। बुर्का पहनना है या नहीं पहनना, ये एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो सकता है। झूठ बोलना, सच बोलना, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं। In those can be within the domain of morality discussion. So that is a general discussion. One of the major component is what the sexual immorality. However, the concept of morality or immorality is not limited to the sexual immorality. I believe कि आपको समझ में आया होगा सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। I know this. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इरेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।